अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हमने जो BCRW का जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ कलेक्शन या डनिंग लेटर्स। यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऑलमोस्ट आप कह लें कि ये आया ही होता है, इसका बहुत ज़्यादा चांस होता है यूनिवर्सिटी के पेपर्स में आने का। स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी का जो BCom का पेपर है उसमें ऑलमोस्ट इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, थेरेटिकली भी। और इसके जो डेमोस्ट्रेशंस का जो कोई भी आप कह लेंगे क्रिएटिव राइटिंग टाइप जो आप लेटर आते हैं तो उसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। कहता है कलेक्शन लेटर्स आर रिटन बाय द फर्म टू इट्स कस्टमर्स व्हेन दे फेल टू क्लियर देयर अकाउंट्स विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो फर्म्स लिखती हैं अपने कस्टमर्स को कि भाई आपका टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, जो भी आपने हमारे से कर्जा वगैरह लिया हुआ था, कोई क्रेडिट के ऊपर चीज़ें उठाई हुई थी, आपने अमाउंट में पे नहीं की, अपने अकाउंट्स को क्लियर नहीं किया, तो उस सूरत में जो फॉर्म्स जो हैं वो लेटर लिखते हैं दैट इज़ कलेक्शन लेटर। कहता है कलेक्शन लेटर्स आर ऑल्सो नॉन एज डनिंग लेटर्स। तो ये लेटर्स जो हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं लिखने में। जो हमने पिछले लेटर्स जो इतने लेटर्स हमने जो 3-4 वीडियोस में लास्ट 2 वीडियोस में हमने लेटर्स पढ़े हैं तो उनकी निस्बत ये वाला जो लेटर है उससे लिखने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है ये लेटर लिखना। कहता है बिजनेसमैन आर केयरफुल वाइल ग्रांटिंग क्रेडिट एंड इवन मोर केयरफुल वाइल राइटिंग फॉर कलेक्शन टू दैम। कहते वो कर्जा देते हुए तो या उधार देते हुए तो वो केयरफुल होते ही हैं, ज़रा उन्हें आप कह लेंगे एहतियात से काम लेते हैं, लेकिन जब वो कलेक्शन के लिए लेटर लिखते हैं तो वो उससे भी ज़्यादा केयरफुल होते हैं कि यार कोई ना हम लोग हर्ट हों, ना हमारी गुडविल हिट हो, ना अगले बंदे की गुडविल हिट हो, और हमें पैसे भी मिल जाएं। अच्छा, अब इसके लिए ना 3 फोल्ड पर्पस होता है जो कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉलो कर रही होती हैं। वो 3 फोल्ड पर्पस क्या है? सबसे पहले तो कहते जी वही बात है कि ड्यू अमाउंट को निकलवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है काफ़ी लोगों के लिए। तो इसके लिए हमें टेक्टफुलनेस और टैक्ट की ज़रूरत पड़ती है। हर एक प्रॉब्लम को कोप अप करने की ज़रूरत होती है और साथ में तहम्मुल की ज़रूरत, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर जो कलेक्टर है उसे रूड नहीं होना चाहिए, यानी कि जो कलेक्शन लेटर है ना वो रूड ना ही हो राइटर को, क्योंकि हो सकता है अगर तो वो रूड हो जाता है, बुरे वर्ड्स यूज़ करता है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है, तो अमाउंट तो उसकी जाएगी, कस्टमर भी हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आप लेटर लिखते हो, अमाउंट आपको रिकवर हो जाती है, लेकिन जो कस्टमर है वो आपसे नाराज़ हो जाता है। वो कहता है भाई लेट हो गया था तो क्या हुआ, कोई क़यामत तो नहीं आ गई, ये लो अपने पैसे पकड़ो, हम आपके साथ आइंदा के बाद बिज़नेस ही करेंगे। तो कभी कभी ये भी सिचुएशन आती है कि कस्टमर आप लूज़ कर दो लेकिन आपको अमाउंट रिकवर हो जाती है। अच्छा, अब एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जो कि हमें फॉलो करना चाहिए वाइल राइटिंग अ कलेक्शन लेटर, वो है कलेक्ट द अमाउंट बट रिटेन द कस्टमर। वो जो कहते हैं ना कि बड़े बुज़ुर्गों की एक बात है, वो यही है कि आप अमाउंट भी कलेक्ट कर लो और कस्टमर भी हाथ से ना जाने दो। ये यहाँ पे वो मुहावरा बहुत अच्छे तरीके से बैठता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो यानी कि आपका काम भी हो जाए और अगला बंदा जो है वो उससे हिट भी ना हो, अगला बंदा आपसे दूर भी ना जाए। तो जो 3 फोल्ड पर्पस है वो कुछ यूँ है कि सबसे पहले कलेक्टिंग आउटस्टैंडिंग ड्यूज़। आपका ये मकसद होना चाहिए कि आपके जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं, जो भी आपने रकम वगैरह वसूल करनी है, वो आपको कलेक्ट हो जाए। फिर रिटेनिंग द कस्टमर, आपका कस्टमर रिटेन रहे, आपका कस्टमर आपके पास ही रहे, वो और किसी दूसरे बंदे के पास ना जाए। लास्ट पे बिल्डिंग कस्टमर गुडविल। अब कस्टमर की भी आपने गुडविल को बिल्ड करना है, यानी कि उसकी गुडविल भी आपने, उसकी भी जो साख है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। अपनी को तो साख को तो नुकसान आपने पहुंचाना नहीं है, अगले की भी साख को आपने मुतासिर नहीं होने देना, अगले की भी आपने इज्जत करनी है। तो इसकी डिटेल्स हैं। सबसे पहले कलेक्टिंग आउटस्टैंडिंग ड्यूज़। तो मेन ऑब्जेक्टिव एक कलेक्शन लेटर का यही होना चाहिए कि आपको अपनी जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाएं। फिर है कि आपका सारा जो काम है ना वो ज़ाया हो जाता है अगर आप कस्टमर भी लूज़ कर दो और साथ साथ आपको हाथ भी कुछ ना आए। कहता सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसको
मतलब कि इस तरह का लेटर लिखो, इस तरह का कलेक्शन लेटर लिखो कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, इस तरह के वर्ड्स बीच में यूज़ करो, पोलाइट वर्ड्स, कर्टियस वर्ड्स यूज़ करो कि जो आपका जो डेटर है ना उसको खुद से ही शर्म महसूस हो जाए, उसको खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद से अपना आप ये कह लें कि उसकी जो ज़िम्मेदारी है ना उसका एहसास हो जाए कि यार मैंने अगले बंदे के पैसे देने थे, पता नहीं वो किस मजबूरी में है तो मुझे उसके पैसे दे देने चाहिए। आगे रिटेनिंग द कस्टमर, अब आपने कस्टमर को भी रिटेन करना है तो दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है यही है कि आपने अमाउंट भी कलेक्ट कर लेनी है और कस्टमर की कॉस्ट के ऊपर नहीं वो आपने करनी है, यानी कि कस्टमर को आपने रिटेन ही रखना है, कस्टमर को आपने लूज़ नहीं करना। कहता है अब अक्सर यही होता है कि आप अमाउंट तो रिकवर कर लेते हो लेकिन आपका जो कस्टमर है वो आपसे दूर हो जाता है। इसकी वजह यही है कि आपकी जो कलेक्शन की पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, यानी कि वो जो कलेक्शन लेटर लिखने वाला बंदा है उसको वो लेटर लिखना नहीं आता। कहता है सेंडर जो है उसको पोलाइट ही रहना चाहिए, परसुएसिव टोन उसे यूज़ नहीं करनी चाहिए ताकि उसकी जो अमाउंट है वो भी रिकवर हो जाए, कस्टमर भी रिटेन रहे। लास्ट जो पर्पज़ है दैट इज़ बिल्डिंग कस्टमर गुडविल, अगले बंदे की भी आपने जो है ना वो गुडविल को मेंटेन रखना है, उसकी भी गुडविल को डैमेज नहीं होने देना और अपना मकसद भी आपने पूरा कर लेना है। अपना मकसद क्या है, ड्यूज भी आपने मेंटेन रखना, आपने कलेक्ट कर लेने और अगला जो कस्टमर है उसको भी आपने रिटेन करना है। तो कस्टमर बेसिकली तभी रिटेन होगा जब आप उसकी गुडविल भी मेंटेन रखोगे। The customer that ceases to enjoy the approval and sanction of its customer is bound to suffer। कहता वो जो भी अपने जो कस्टमर्स है ना उनके साथ कोई बुरा बिहेवियर रखता है ना, उनको सीज वगैरह कर देता है, उनको ब्लॉक वगैरह कर देता है, उनके साथ डीलिंग्स वगैरह बंद कर देता है ऐसे लोगों के साथ, तो वो सफ़र ज़रूर करती है। कहता तो इम्पॉर्टेंट यही है कि जो सेंडर है ना वो तमाम चैलेंजेस से अवेयर हो, उसे पता हो कि यार मुझे किस किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं आफ्टर राइटिंग अ कलेक्शन मैसेज। तो उसको अच्छा बिहेवियर अडॉप्ट करना चाहिए, बुरा बिहेवियर अडॉप्ट नहीं करना चाहिए और ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट नहीं करना चाहिए जिसके उससे अपनी भी फर्म की गुडविल जो है वो मुतासर हो जाए। अच्छा, वो आखिर राइट एटीट्यूड क्या है सक्सेसफुल कलेक्शंस के लिए, तो हमें किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर, तो अगले बंदे का भी हमें नेचर सबसे पहले पता, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अगले बंदे को समझना पड़ेगा कि अगला बंदा है कैसा, यानी कि जो आपका डेटर है वो किस नेचर का बंदा है। तो व्हाइल राइटिंग द सेंडर मस्ट रिमेंबर दैट ही इज़ कम्युनिकेटिंग टू अ ह्यूमन बीइंग, तो उसे ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो इस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, जिससे मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, वो भी एक इंसान ही है। उसके बाद अब मेंटेलिटीज़ तो हर बंदे की डिफरेंट होती हैं, तो उसे रूड नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है। फिर अब क्रेडिटर को चाहिए कि वो अपने रिसीवर को डिसऑनेस्ट ना कहे, क्योंकि अगर वो डिसऑनेस्ट उसे कह देता है झूठा वगैरह, या उसे डिफ़ॉल्टर कह देता है, फ्रॉडिया वगैरह कह देता है, तो वो हमेशा नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, वो आपके पैसे कभी भी नहीं देगा। फिर ऑनेस्ट मस्ट नेट बी, आप कह लेंगे डाउटेड अनड्यूली, तो उसके साथ जो आप कह लेंगे हमेशा ऑनेस्टली ही आपने काम करना और उसकी ऑनेस्टी के ऊपर आपने कभी शक भी नहीं करना। अब उसे बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना, क्योंकि हो सकता है वो किसी मजबूरी के तहत हमें अभी तक अपनी अमाउंट जो है वो वापस ना कर सका हो, लेकिन ये भी है आपने इतना भी नहीं उसके ऊपर भरोसा रखना कि ज़्यादा ही आप लीनियट कर दो। अगर आप ज़्यादा ही लीनियट कर दोगे ना तो वो मिसाल ऐसी है कि अगर आप किसी को उंगली पकड़ाते हो तो वो अगला बंदा अगर आपका हाथ ही पकड़ लेना तो फिर वो आपके हाथों से बाहर हो जाता है, आपे से बाहर हो जाता है, आसान लफ्ज़ों में औकात से बाहर हो जाता है। तो आपने किसी बंदे को उसकी औकात से बाहर नहीं होने देना, लीनियंसी इतनी ज़्यादा नहीं करनी कि वो आपके पंजाबी में जैसे कहते हैं ना हथों ही उखड़ जाना, तो वो नहीं आपने करना, ठीक है। बेनिफिट ऑफ डाउट ज़रूर देना, लेकिन आपने ज़्यादा भी उसके साथ फ्री नहीं होना, ज़्यादा लीनियंट नहीं होना ड्यूरिंग कलेक्शन। अच्छा, बेस्ट जो एटीट्यूड है ना वो यही है कि आप टैक्टफुलनेस शो करो, कर्टसी अगले बंदे को शो करो, अपनी मजबूती रखो, फर्मनेस रखो और सबसे ज़रूरी पेशेंस, सब्र रखो भाई, सब्र का फल मीठा होता है।
आपको पैसे ज़रूर मिल जाएंगे, या हो सकता है वो किसी न किसी तरीके से आपको पैसे मिल ही जाएंगे। अच्छा, अब अगला जो तरीका है वो है चॉइस ऑफ कलेक्शन अपील्स। अब ये कुछ अपील्स हैं, हमें किस किस तरह से अगले बंदे को प्लीड करना है, किस बंदे को किस किस तरह से रिक्वेस्ट करना है, तो अब हमने उसकी भी चॉइस करनी है। तो अब कलेक्शन मैसेज हमें पता है कि परसुएसिव होते हैं, और परसुएशन का जो मेन पर्पस यही होता है कि रीडर को हमने अपनी बात समझानी है, रीडर को इस बात पे मनवाना है कि भाई तू गलत है, मैं सही हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ वही ठीक है। लेकिन इसमें भी इस तरह से बात करनी है कि उसको ये ना पता चल रहा हो कि उसको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो रहा हो। बेसिकली उसे ये ना पता चल रहा हो कि हम उसे डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं, उसे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हम लोगों को डायरेक्टली उसे बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन वो इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो कि उसे खुद ही समझ आ जाए, घुमा फिरा के मैंने बात की हो। कहते हैं राइटर मस्ट इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ परसुएसिव अपील्स। अब वो एक वैरायटी है अपील्स की। अब उसमें दो किस्मों की अपील्स हैं, एक है आपकी पॉजिटिव अपील है और दूसरी आपकी नेगेटिव अपील है। अब देखते हैं कि आखिर ये अपील्स हैं क्या। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव अपील। तो पॉजिटिव अपील का बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमने अगले बंदे के ऊपर प्रेशर डालना तो है, लेकिन इतना भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना कि आप उसके ऊपर टोटली हावी हो जाओ, ठीक है। बस सरसरी सा आपने उसके ऊपर प्रेशर वगैरह डालना अभी शुरू करना। और स्टार्टिंग में ही अगर उसके ऊपर ज़्यादा दबाव डालना शुरू कर दोगे तो वो बंदा आपसे उकता के भाग जाएगा, डर के भाग जाएगा, या आपको बुरा भला कह के भाग जाएगा। तो शुरू में आपने हल्का हल्का भी प्रेशर डालना शुरू करना है। कहता है अब इसमें कुछ चीज़ें जो हमें शामिल हैं पॉजिटिव अपील्स में। सबसे पहले अपील टू सिंपैथी, यानी कि अगले बंदे को बेनिफिट ऑफ डाउट देना, अगले बंदे के साथ हमदर्दी वगैरह करनी है। फिर अपील टू फेयरनेस एंड जस्टिस, उसे इस चीज़ का एहसास दिलाना कि यार पेमेंट करनी चाहिए, यही जस्ट तरीका, यही फेयर तरीका, यही अच्छा तरीका, ईमानदारी इसी में। फिर अपील टू प्राइड, स्टिल कुछ नहीं बन रहा तो अगले बंदे की इज़्ज़त को, उसकी इज़्ज़त नफ्स जो होती है ना, उसकी जो प्राइड है, उसका जो गरूर है, उसको आप हिट करना शुरू हो, हल्का हल्का सा हिट करना शुरू हो। लास्ट पे अपील टू गुडविल, अब उसकी जो बिज़नेस की जो गुडविल है, बिज़नेस की जो साख है ना, अब उसको प्लीड करो आप। जब इनकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं, सबसे पहले अपील टू सिंपैथी। तो कहता है जी अब ये वाले जो अपील्स है ना हमदर्दी वाली, ये छोटे छोटे जो डेट्स होते हैं ना, छोटे उधार जो होते हैं, उनमें ये ज़्यादा काम की होती हैं। अच्छा, अब राइटर इसमें इंडिकेट करता है रीडर का डेट, यानी कि जो आपका जो डेटर होता है उसका डेट इंडिकेट करता है, बताता है कि यार वो छोटा ही है, लेकिन कंपनी के इतने ज़्यादा अखराजात हैं और कंपनी ने इतने ज़्यादा क्रेडिट दे दिया हुआ है कि हमारा वो जो लिमिट है ना वो एक्सीड हो गई हुई है, वो जो एग्रीगेट अमाउंट है ना वो बहुत बड़ी हो गई हुई है। तो उस सूरत में यार तेरी मेहरबानी है, हमारे ऊपर रहम खा और हमें हमारे पैसे वापस कर दे। अब इससे ये होगा कि अगले बंदे के अंदर जो आपका जो रीडर होगा उसके लिए, उसके दिल में आपके लिए रहम आ जाएगा, सिंपैथी आएगी कि यार उनका तो पहले इतनी अमाउंट आई हुई पड़ी है, चाहे हुई ना हो, जस्ट उसको प्रिटेंड कर रही हूँ, तो यार मैं उन्हें अमाउंट दे दूँ। बेसिकली यही है कि उसके जहन में रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास पैदा कर रहे हैं थ्रू क्रिएटिंग सिंपैथी, अपने आप को गरीब शो करके। अच्छा, आगे है अपील टू फेयरनेस एंड जस्टिस। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि रीडर को रियलाइज़ हम लोग करा रहे होते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, कि अब ये इस तरह से हो रहा होता है कि अब जो भी उस स्टार्टिंग में ये करते हैं कि यार बहुत पुरानी अमाउंट है जो कि अब तेरे ऊपर ड्यू है, तो हमारे ये एग्रीमेंट का हिस्सा भी है कि ज़ाहिर सी बात है जो पेमेंट करना होता है वो फिर एक तरीका है, ऑनेस्ट तरीका है, उसी में ईमानदारी है कि आपने किसी की अगर सर्विसेज वगैरह अवेल की हैं, कोई चीज़ें वगैरह परचेज़ की हैं, तो आप उसको टाइमली पेमेंट कर दो, प्रॉमिस के ऊपर पेमेंट कर दो। तो हमने बात इस तरह से करनी है, इस तरह के वर्ड्स वगैरह यूज़ करने हैं जिससे अगले बंदा खुद ही शर्मिंदा हो जाए, उसके जहन में खुद ही ये बात बैठ जाए, उसके ज़िम्मेदारी का एहसास हो जाए कि नहीं यार मुझे उनके पैसे पे करने चाहिए, अगर मैं उनके पैसे पे नहीं करता तो ये ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है।
तीसरा आता है अपील टू प्राइड, यानी कि अगले बंदे की अब इज़्ज़त को आपने हिट करना है, लेकिन वो जो हिट करना है ना वो डेलिकेट और माइल्ड होना चाहिए। आपने डायरेक्टली उसको को बुरा भला नहीं कहना शुरू कर देना, उसको जैसे कहते हैं ना बेगैरत नहीं आपने कह देना। कहता है अब डेलिकेसी आपने इम्प्लॉय करनी है टू टच द सेंस ऑफ द प्राइड ऑफ द डेटर। अगले बंदे की इज़्ज़त नफ्स को आपने हिट करना शुरू करना, लेकिन हल्के हल्के हौले हौले पहले। फिर कहते हैं इट कैन बी डेवलप बाय रेफरेंस द गुड क्रेडिट रेटिंग ऑफ द डेटर। वो बताना है भाई तेरी तो बड़ी अच्छी क्रेडिट रेटिंग है, तू तो लोगों को कर्जे वगैरह वापस कर देता होता है, तो ज़रा नज़र करम इधर भी ज़रा कर ही दो। लेकिन ये नहीं हमने करना, लेकिन जस्ट उसको एहसास दिला रहे हैं कि यार तेरी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, हमने पता किया। तो इससे क्या होगा, अगर तो वो गैरतमंद होगा तो उसकी गैरत को ललकारा किया इससे कि यार ये क्या बात हो गई। इन्होंने कहती है कि मेरी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, तो मैं मेरी अगर अच्छी नहीं है ना तो ये मुझे टॉन्ट कर रहे हैं। अब ये आसान अल्फाज में कह रहे हैं कि अगले बंदे को आप ताना ज़रूर मारेंगे, तूने मेरी पेमेंट करनी थी, मैंने तो इनकी पेमेंट की नहीं, तो ये मुझे ताना मार रहे हैं कि मेरी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है एज अ डेटर। तो उस सूरत में हो सकता है उसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो जाए और वो उनकी पेमेंट जो है वो कर दे। अच्छा, दिस अपील इज़ नॉट मेड डायरेक्टली बट कर्टिसली एंड टैक्टफुली। तो यही टैक्टफुलनेस है कि आप उसको इस तरह से बात करो कि अगले बंदे को हिट भी ना हो और स्टिल उसके अंदर कोई एहसास ज़िम्मेदारी आ जाए कि आप उसको गोल मोल अल्फाज में आप उसे ताना मारो। आखिरी पॉजिटिव अपील है टू गुडविल। तो कहता है दिस अपील प्रूव्स टू बी वेरी यूज़फुल इन द कलेक्शन ऑफ ओवरड्यू अमाउंट। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही वाली अपील को ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर हैं। तो कहते हैं जी क्लियरली स्टेट्स दैट द कस्टमर्स गुड इंटेंशंस आर नॉट क्वेश्चन बट दे मे बी समथिंग विच इज़ होल्डिंग अ पेमेंट। कहता है हम इस तरह से बात करते हैं कि यार हो सकता है कोई मसला हो गया हो, तो हमें बता दें कि आखिर आप हमें पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, आखिर मसला क्या हुआ है। ठीक है, तो अगर तो कोई मसला है तो हम लोग एक साथ बैठ सकते हैं, आप हमें मसला बताएं। नेक्स्ट अप आर नेगेटिव अपील्स। तो नेगेटिव अपील्स जो है ना वो तभी हम लोग जाते हैं जब पॉजिटिव अपील्स के ऊपर हमारी कोई सुनवाई ना हो रही हो या जो डेटर है वो हमें रिस्पॉन्ड आगे से ना कर रहा हो। वैसे भी आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव अपील्स जो है ना वो नेगेटिव से ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, कि पॉजिटिव में बंदा मान जाता है, लेकिन स्टिल नेगेटिव के ऊपर अगर हम लोग चले जाए ना तो यहाँ से तो फिर पैसे वगैरह में भेज ले जाते होते हैं। कहता है अगर तो पॉजिटिव अपील फेल हो जाए ना तो फिर हम लोग नेगेटिव अपील्स की तरफ जाते हैं, मजबूरन जाना पड़ता है, डायरेक्टली कभी भी कोई नेगेटिव अपील की तरफ नहीं जाता। अब नेगेटिव अपील में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, सबसे पहले अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट, फिर अपील टू फेयर। अच्छा, अब सबसे पहले देखते हैं अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। तो अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट ये है कि यार द राइटर टेल्स द फैसिलिटी ऑफ एडवांटेज ही इज एंजॉयिंग मे बी हिंटेड बाय द नॉन पेमेंट ऑफ द डेट। अगले बंदे के फ़ायदे की आपने बात करनी है कि यार ये जो अभी तू फैसिलिटीज़ वगैरह एंजॉय कर रहा है ना डेट की वजह से, हो सकता है अगर तो तू डेट की अमाउंट वापस ना करे तो हो सकता है ये तेरी जितनी भी फैसिलिटीज़ है ना इनको वापस लेना पड़े। ठीक है, ये बैंक वगैरह कह सकते हैं कि आपको हमारी तरफ से जो फैसिलिटीज़ मिली है ना आपको एज एन अकाउंट होल्डर, अगर तो आप हमारे ये क्रेडिट कार्ड की अमाउंट जो है वो वापस नहीं करेंगे, या जो आपने दूसरा जो हमारे से लोन वगैरह नहीं ना लिया हुआ था वो आपने वापस नहीं किया, तो ये जितनी भी आपकी फैसिलिटीज़ है ना ये सारा कुछ बंद हम लोग कर देंगे। फिर ही शुड मेक इट क्लियर दैट द क्लियरिंग ऑफ द ड्यूज इज़ इन हिज फेवर। ये उसे बताना पड़ेगा भाई क्लियर आप करोगे ड्यूज तो ये आपके फेवर में है, अगर नहीं करोगे तो आपकी सारी फैसिलिटीज़ हम लोग वापस ले लेंगे, और अगर आप कर लोगे ड्यूज क्लियर तो आपको फैसिलिटीज़ वैसे ही आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये जो भी आपने मैसेज वगैरह कन्वे करना है ना ये पोलाइटली और कर्टियस वे में करना है, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, कोई हार्श लैंग्वेज आपने यूज़ नहीं करनी। आगे अपील टू फेयर। अब इसमें ये होता है कि आप ये आखिरी हरबा होता है एक लिहाज से, कि अगर तो
वो सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर भी बात नहीं ना बनी, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव अपील है, जैसे आप ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट अपील है। अपील्स में ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है कि ये आखिरी हरबा है, ये अब हमने तभी आजमाना जब हम लोग सारे हरबे आजमा चुके होंगे, लेकिन स्टिल हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा। अब इसमें जो फेयर होता है वो हमने क्रिएट करना होता है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का, कि भाई अब तू अभी भी अगर तूने हमें रिस्पॉन्ड ना किया ना, या अभी भी हमें तूने पैसे ना दिए, तो हम अब तुझे कोर्ट कचहरियों में घसीटेंगे, कि अब वही फ़ैसला करेंगे, वहीं पर जज ही अब फैसला करेंगे। तो इससे ये होता है कि भाई जो डेटर होता है ना, उसे ये पता चल जाता है कि मुझे जो भी एडवांटेजेस अभी जो मिले हुए हैं ना, वो अगर मैंने पे ऑफ ना किए तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे। तो साथ साथ अब मुझे वो क्रेडिट ब्यूरो वाले, नैब वाले, एफबीआर वाले, ये वाले इदारे भी जो है ना, इनसे भी तफ्तीशें वगैरह होंगी, तो कलेक्शन एजेंसियाँ होती हैं वो भी मेरे पीछे पड़ेंगी। तो जो भी कोर्ट वगैरह ऑर्डर करेगा वही कुछ होगा। अच्छा, वो जो तीसरा पॉइंट था हमारा, जो राइट एटीट्यूड की तरफ से हमने किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए हमारा लेटर लिखते हुए, तो उसमें अब नॉलेज भी होनी चाहिए हमारे कलेक्शन पॉलिसीज़ की और लॉज की, यानी कि आखिर हमारी कंपनी के क्या लॉज हैं और कंपनी की क्या पॉलिसीज़, और ओवरऑल भी जो नेशन वाइड जो लॉज वगैरह चलते हैं तो वो भी क्या हैं कलेक्शन के रिलेटेड। तो कलेक्शन पॉलिसीज़ वेरी फ्रॉम, ज़ाहिर सी बात है जो पॉलिसीज़ हैं कलेक्शन की वो तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करते हैं, लेकिन स्टिल कुछ लॉज होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं, वो इन पॉलिसीज़ को गवर्न कर रहे होते हैं। कहते हैं कलेक्शन मैनेजर को इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उसको इन चीज़ों का एम्पल नॉलेज होना चाहिए बिफोर राइटिंग अ कलेक्शन लेटर। कहते हैं अब अगर तो उसको इन सारी चीज़ों का पता है ना, तो फिर वो एक अच्छा कलेक्शन लेटर लिख सकता है। उसको फिर नेगेटिव अपील की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, वो पॉजिटिव अपील से ही अपना काम वगैरह निकलवा लेगा, और उसको पता होगा कि मैंने कितने अरसे में लेटर्स वगैरह लिखने। अच्छा, अब स्टेजेस हैं कुछ कलेक्शन के, किस क्या मराहिल हैं कलेक्शन लेटर लिखने के। तो सबसे पहला जो मरहला है ना, दैट इज़ रिमाइंडर स्टेज। दूसरा मरहला डिस्कशन स्टेज, और आखिरी मरहला होता है अर्जेंसी स्टेज। इनकी डिटेल्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले रिमाइंडर स्टेज है। रिमाइंडर स्टेज में ना हम लोग ये कह रहे होते हैं कि छोटे छोटे रिमाइंडर्स भेज रहे होते हैं, याद दहानियाँ करा रहे होते हैं, जैसे मोबाइल में रिमाइंडर होता है इसी तरह छोटी छोटी याद दहानियाँ करा रहे होते हैं कि भाई वो आपका ना एक अकाउंट है, तो वो शो हो रहा है कि इसमें अमाउंट आपकी आउटस्टैंडिंग है। साथ साथ उससे हम लोग ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि यार हो सकता है मसला हो, इसलिए जस्ट उसे छोटे छोटे से रिमाइंडर्स हम लोग भेज रहे हैं। ऐसे किसी किस्म की यहाँ पर अब कोई कंडीशन वगैरह, कोई अपील वगैरह नहीं कर रहे होते। तो ये सिंपल से मैसेज होते हैं, कॉन्टेक्स्ट सिंपल सा होता है, सिंपल सा फॉर्म होता है, और अच्छा जो है ना ये ग्रीटिंग कार्ड्स टाइप, इनविटेशन कार्ड्स के टाइप के ये मैसेजेस होते हैं। अच्छा, अब किसी किस्म की कोई अपील नहीं है पे करने की, जस्ट ए स्मॉल मैसेज है जो कि इन्फॉर्मेशन शो करता है कि भाई तेरा इतना डेट हुआ है। दूसरा स्टेज है डिस्कशन स्टेज। अब इस स्टेज में ये है कि अगर तो वो रिमाइंडर का जवाब नहीं देता तो हम फिर इस स्टेज पर आते हैं। अच्छा, अब इसमें ज़्यादातर ना वो आपकी पॉजिटिव अपील्स वाला काम हो रहा होता है, तो स्टिल जो कलेक्टर है ना वो उसे ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि यार वो जो डेटर है वो मेरे पैसे नहीं देगा, उसे ये अज्यूम करना, स्टिल बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि यार चलो हो सकता है उसे कोई ना कोई मसला हो, वो मेरे ड्यूज़ कभी ना कभी क्लियर कर देगा। तो कोई अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं तो जिसकी वजह से वो मेरे ड्यूज़ पे ऑफ नहीं कर सकता, तो इसके लिए वो करता है कि यार वो उससे ना लेटर लिखता है इस डिस्कशन स्टेज में कि आप मुझे बताएं, मीटिंग हम करते हैं, आखिर किस वजह से आप हमें जो लोन है वो नहीं पे ऑफ कर पा रहे, तो फिर हम आइंदा का लाए अमल जो है वो उसमें तय करेंगे। अच्छा, अब इसमें ना ज़्यादातर 2 से 5 लेटर्स ही लिखे जाते हैं, वो कभी कभी कुछ ज़्यादा भी लेटर्स लिखे जा सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली जो हमारी जो टोन है ना डिस्कशन स्टेज में, जो पॉजिटिव अपील्स की जो टोन है वो ऐसा ऐसा शार्पर होती जाती है, हार्ड होती जाती है, आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग होती जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग नेगेटिव अपील की तरफ जा रहे होते हैं। पहले सिंपथी पे जाते हैं, फिर वो फेयरनेस वाला पे जाते हैं, इस तरह से हम लोग फिर उसकी प्राइड को हिट करते हैं, एंड सो फोर्थ। आखिरी स्टेज हमारा होता है अर्जेंसी स्टेज का। भाई होन बहुत हो गई है, यानी कि पहले दोनों स्टेजेस में आपने हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया,
अब हमारी बर्दाश्त के बाहर है। तो यहाँ पर अब आपके सीधा सीधा नेगेटिव अपील्स वगैरह आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो। और नेगेटिव अपील कौन सी वाली? फेयर वाली, यानी कि आप उसे लीगल धमकियाँ देते हो कि अभी भी अब आपने भी हमें हमारी अमाउंट जो वो वापस ना की तो फिर हम लोग आपको कोर्ट लेकर चले जाएंगे। सो चलते हैं अब इसकी डेमोन्स्ट्रेशंस की तरफ। तो दीज आर द डेमोन्स्ट्रेशंस। तो सबसे पहले रिमाइंडर स्टेज में तो छोटा सा एक रिमाइंडर है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक इनविटेशन कार्ड की सूरत में भी हो सकता है। तो ये एक ABC कंपनी को रिमाइंडर लेटर लिखा जा रहा है, अकाउंट नंबर उनका बताया जा रहा है, फिर डेट है, नीचे रिमाइंडर दिया जा रहा है कि भाई 20,000 की अमाउंट हो गई है तो योर पेमेंट विल बी अप्रिशिएटेड। आप पेमेंट कर दोगे ना तो उसको अच्छा ही तस्वुर किया जाएगा। नेक्स्ट आप इस डिस्कशन स्टेज। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव अपील की जा रही है ABC कंपनी की तरफ से किसी AHY कंपनी को। कहता है जी, वी वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू आर रिमाइंडर लेटर टू विच वी हैव रिसीव्ड नो रिस्पॉन्स। अब इस लेटर का कोई ताल्लुक नहीं है ऊपर वाले से, ये जस्ट एक अदली चीज़ है। कहता है जो हमने रिमाइंडर लेटर्स आपको जो लिखे थे ना, हमें उसका तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो अब हम कह रहे हैं कि ज़रा आओ ज़रा इतने। कहता है यू विल एग्री विद अस दैट योर अकाउंट इज़ कंसिडरेबली ओवरड्यू। कहता है हम मानते हैं कि आप भी इस चीज़ को मानेंगे कि आपका जो अकाउंट है ना वो काफ़ी देर से ओवरड्यू है, आपकी अमाउंट काफ़ी देर से आउटस्टैंडिंग है। कहता है वी बिलीव दैट वी फिल्ड योर ऑर्डर ऑन टाइम एंड टू योर utmost सेटिस्फेक्शन। कहता है हमें पता है और आप भी इस चीज़ के गवाह हैं, आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि हमने आपका ऑर्डर टाइम पे पूरा किया था और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक किया था और आप उससे सेटिस्फाइड भी हैं। तो ज़रा पैसे ज़रा होले करते हो। कहता है वी अप्रिशिएट दैट यू हैव बीन कोऑपरेटिव विद अस इन द पास्ट बाय एडजस्टिंग यू और अकाउंट ऑन टाइम। कहता है हम पास्ट में भी आपका जो अकाउंट है वो टाइम के ऊपर एडजस्ट करते रहे हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि इस बार भी हम लोग ऐसे ही होगा। कहता है इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव डिलेड पेमेंट ऑफ आवर बिल फॉर अननोन रीज़न। कहता है ये पहली दफ़ा हुआ आपने ऐसे जो रीज़न्स जो हमें नहीं पता, अननोन है, उसकी वजह से आपने जो पेमेंट जो है वो उसे ड्यू किया है, पेमेंट जो इतनी डिले कर दी है। कहता है इट सर्टनली सरप्राइजेज अस टू नोट दैट अ कस्टमर ऑफ योर स्टेटस एंड रेपुटेशन शुड विद होल्ड स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट। कहता है हम भी इस बात पे हैरान है, हमारी मैनेजमेंट भी हैरान है कि आपके जैसा इतना बड़ा बिजनेसमैन, आपकी रेपुटेशन का इतना बड़ा बिजनेसमैन जो है वो अकाउंट इतनी देर से अभी तक मेंटेन कर रहा है, उसके अकाउंट में अभी भी इतनी देर से जो आप कह लें कि अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग है। कहता है यू आर वन ऑफ आर वैल्यूड कस्टमर्स। आप हमारे वैल्यूड कस्टमर हैं। वो यू एटीट्यूड वाली बातें, अगले बंदे को आप मस्के लगा रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, कंसिडरेशन वाला प्रिंसिपल आप यूज़ कर रहे हो, अगले बंदे को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो स्टिल। कहता है एंड वी वांट टू बी वेरी फेयर विद यू। कहता है जी हम बड़े आपके साथ ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। इन केस देयर इज़ समथिंग इन योर माइंड प्लीज़ लेट अस नो। तो अगर तो आपके जहन में कुछ भी चल रहा है तो आओ हमारे साथ बैठो और मामलात को क्लियर करो। ख़त्म लेटर। लास्ट पे आता है आपका अर्जेंसी स्टेज, लेटर थ्रेटनिंग लीगल एक्शन। अब उसमें बार बार लिखते गए हैं भाई को कोई असर ही नहीं हुआ कंपनी को, तो अब वो स्टेज के ऊपर आए। कहता है जी आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू आर अपील फॉर द सेटलमेंट ऑफ योर लॉन्ग ओवरड्यू अकाउंट। अब हम आपकी दोबारा से तवज्जो मरकूज़ करना चाहते हैं, ये जो इतने अरसे से आपका अकाउंट चल रहा है उसके अंदर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। कहता है योर फेलियर टू सेटल द अकाउंट हैज़ फोर्स्ड अस टू राइट दिस काइंड ऑफ लेटर टू यू विच वी डिसलाइक वेरी मच। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया यार आपके इस रवैये की वजह से ना हम मजबूर हैं कि हम इस तरह का लेटर अब आपको लिख रहे हैं। कहते हैं इन आर प्रीवियस लेटर्स वी रिक्वेस्टेड यू टू पे आवर बिल और अदरवाइज लेट अस नो द रीज़न फॉर विद होल्डिंग द पेमेंट। कहता है जो हमने इतने आपको पहले लेटर लिखे हैं, 7-8 जड़े लेटर लिखे हैं, उसमें हम आपको बार बार यही कहते रहे कि आप अपने ड्यूज़ को क्लियर करें। अगर आप नहीं कर सकते तो यार कम से कम आके हमारे साथ बैठें और मामला को क्लियर करें। मैं वजह तो बता दें आखिर आप क्यों नहीं कर रहे, ताकि हम आपका जो भी आगे का लाइम है, जो भी आगे का डिसीजन है वो तो हम ले सकें। कहता है जी
In fact, we said about everything we could think of in urging you to pay the bill, but we have received no replies from you. कहता जी हम जो अपनी साइड पर कर सकते थे, जो जो कुछ लेटर आपको लिख सकते थे, वो सारा कुछ हमने लिख दिया, लेकिन आपके अकाउंट पे जून तक नहीं रिंगी, आपने हमें एक रिप्लाई नहीं दिया। कहता वी आर नाउ लेफ्ट विद नो अदर अल्टरनेटिव बट टू टर्न योर अकाउंट ओवर टू आवर अटॉर्नी। कहता अब हमें इसके अलावा और कोई आप कह लो कि चारा नज़र नहीं आया, हमारे पास और कोई रास्ता नज़र नहीं आया। अब हम अपने अटॉर्नी की तरफ, अब हम लोग वकील को हायर वगैरह करने लगे हैं आपको, अब हम लोग आपके खिलाफ़ लॉ सूट हम लोग करवाने लगे हैं। कहता है लॉ सूट वुड रिक्वायर यू टू पे नॉट ओनली द बिल बट ऑल्सो द कोर्ट एक्सपेंस। कहता है जी अब हमने अगर आपके ख़िलाफ़ इसके बाद भी आपने अगर रिप्लाई ना किया तो हम आपके ख़िलाफ़ केस करेंगे, और केस करने के बाद आपको हमारी अमाउंट तो पे करनी पड़ेगी। अमाउंट के साथ साथ वो कोर्ट के एक्सपेंसेस होंगे ना, यानी वो जो केस के ऊपर जितने भी अखराजात होंगे, हमारे जो पैसा लगेगा वो भी आपको ही पे करना पड़ेगा। कहता है वी डोंट वांट टू डू सो विदाउट गिविंग यू वन लास्ट चांस। कहता है हम अभी भी ऐसा नहीं करना चाहते, हम स्टिल आपको एक चांस मज़ीद दे रहे हैं, एक मज़ीद डेडलाइन दे रहे हैं। कहता है यू आर देयर फॉर वंस अगेन रिक्वेस्टेड टू सेंड अस योर चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट बिफोर द 18th ऑफ दिस मंथ। कहते हैं हम आपको इस महीने की 18 तक का मज़ीद टाइम दे रहे हैं कि आप हमें चेक भेज दें, ताकि आप और वो फुल सेटलमेंट का चेक हो, यानी कि वो पूरी अमाउंट का चेक हो, जैसे आपकी जितनी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो पे ऑफ हो जाए। फेलिंग टू विच वी विल फ्री टू टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। कहता अगर आपने 18 तक भी ना किया तो फिर हम आज़ाद हैं, फिर हम आपके ख़िलाफ़ केस करेंगे ही करेंगे, उसके बाद हमने आपको चांस नहीं देना। ठीक है। तो दीज वर डेमोन्स्ट्रेशंस, तो आपको होप्स समझ आ चुकी होंगी कि किस तरह रिमाइंडर में उसने लेटर लिखा, देन आपका जो दूसरा स्टेज था डिस्कशन वाले में वो किस तरह से अपने पास बुला रहा है, एंड देन अर्जेंसी में उसने एक चांस दिया, लेकिन स्टिल वो कह रहा है कि उसके बाद मैं आपके ख़िलाफ़ केस कर दूंगा और आपको सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो भी बेयर करने पड़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन आपने लास्ट में दबा देना ताकि आने वाले लेक्चर्स के बारे में आपको नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू।